आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारे भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। हमारा भारत जो है प्राचीन समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो इसके संस्थापक का आपको नाम बताना है। अब यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमार गुप्त को माना जाता है। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में आप लोगों को याद रखना है, एक नाम मिलता है शक्रादित्य। काफ़ी सारे इतिहासकार जो है कुमार गुप्त को ही शक्रादित्य मानते हैं, और काफ़ी सारे इतिहासकार जो है शक्रादित्य को अलग शासक मानते हैं। तो अगर कहीं पर कुमार गुप्त ऑप्शन में न हो तो आप शक्रादित्य को टिक कर सकते हैं। तो शक्रादित्य नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकता है। तो त्रिमुनि मतलब तीन मुनियों को अर्थात तीन ऋषियों को मिलाकर के त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है। तो ये हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये चारों यहाँ पर जो भर्तृहरि भी है ना, ये भी जो है व्याकरण से संबंधित है। मतलब कि चारों जो ऋषि हैं ये व्याकरणाचार्य रहे हैं, और इनमें से जो प्रथम तीन हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से त्रिमुनि कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और चारों का संबंध जो है व्याकरण शास्त्र से रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विचार करने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता जिस रूप में मिली है वह एक विकसित संस्कृति का रूप है। इस तरह के जो क्वेश्चन है काफी पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि मतलब कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता जिस रूप में मिली है वह एक विकसित संस्कृति का रूप है, तो ये कथन सही होगा। दूसरा दिया है, सिंधु सभ्यता जिस रूप में मिली है वह एक अर्ध विकसित संस्कृति का रूप है। तो देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं ना, उससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से विकसित अवस्था में पहुंच चुकी थी। मतलब कि मतलब सभ्यता का विकसित रूप चल रहा था। तो यहाँ पर जो पहला वाला है ये सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। तो हम लोग जो है आगे देखते हैं, कूट वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ आपको जो है उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। केवल कथन एक सही है, कथन दो जो है गलत है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पर कथन एक सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा संपादित किए गए अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे। तो पतंजलि ये जो है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख से हमको जो है इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और यज्ञ कराने वाले पुरोहित कौन थे, पतंजलि। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो याद रखना है पतंजलि ने यज्ञ करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, ये याद रखना है। तीसरा चीज याद रखना है कि अयोध्या अभिलेख से अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप की नीति का अनुकरण किया। मतलब पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भारत के क्षेत्रों को जीतने के लिए या भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार में करने के लिए भारत के राजाओं के मामलों में टांग अड़ाना शुरू किया। तो भाई ये था डुप्ले जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। उसने जो है भारत के राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया और भारत के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल चरखा संघ की स्थापना किसने की थी। बाल चरखा संघ, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। तो इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इन्होंने जो है
बाल चरखा संघ की स्थापना की थी। 1917 में इनका जन्म हुआ था और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर शोर से चल रहा था तो उस टाइम पर इन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी, क्योंकि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, तो उनकी बेटी होने के नाते इनको जो है काफ़ी कुछ करने को मिला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महाकवि कालिदास जी की किस रचना में श्रेष्ठ काव्य कला का अभाव देखने को मिलता है? देखो, महाकवि कालिदास जी की जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं ना, उसमें काव्य कला का श्रेष्ठतम उदाहरण देखने को मिलता है, लेकिन महाकवि कालिदास जी की एक रचना ऐसी है जिसमें श्रेष्ठ काव्य कला का अभाव देखने को मिलता है, मतलब कि थोड़ी सी कमी रह गई, ऐसा हम कह सकते हैं। और यह रचना है ऋतु संहार। देखो, ऋतु संहार जो है महाकवि कालिदास जी की प्रथम रचना थी, मतलब अपने शुरुआती दिनों में इसको उन्होंने लिखा था। तो शुरू में व्यक्ति कोई भी काम करता है तो थोड़ी सी कुछ उसमें कमी रहती है। तो ऋतु संहार में जो है काव्य कला, मतलब श्रेष्ठ काव्य कला का अभाव देखने को मिलता है, मतलब कि महाकवि कालिदास जी जिस श्रेष्ठ काव्य कला के लिए जाने जाते हैं उसका उदाहरण यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और ऋतु संहार इनकी पहली रचना थी। अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, तो चांदी का रुपया जो है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, तो ये ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किसने पहली बार व्यवस्थित समाचार पत्र नियम प्रतिपादित किया था? इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट सेट की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो भी हमारा जो समाचार पत्र नियम है ना, मतलब प्रेस से संबंधित जो भी कानून वगैरह आए हैं उनको आपको जो है पूरे को पढ़ना है। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोज़ मिल जाएंगे कि ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, उसमें सब कुछ जो है सिलसिलेवार तरीके से मिल जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सबसे पहली बार व्यवस्थित समाचार पत्र नियम लाने का जो श्रेय है वो जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। 1799 में इसने जो है प्रेस नियम लाया था, क्योंकि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसने जो है भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, और इसके बाद जो है कुछ कुछ समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे तो फिर प्रेस नियम लाना अनिवार्य हो गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, मैंने 10 ही क्वेश्चन लिया है। महायान संप्रदाय का केंद्र था। तो महायान संप्रदाय, देखो जो बौद्ध धर्म है उसमें 3 संप्रदाय देखने को मिले। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, उनमें से एक हीनयान, उसके बाद महायान, उसके बाद फिर एक आता है वज्रयान। हीनयान जो है ना, जो पुरानी चीज़ों को मानते हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध जी की जो मूल शिक्षाओं को मानते हैं, वो हीनयान कहलाते हैं। और जो महायान हैं वो थोड़ी सी परिवर्तन, मतलब कि कुछ चेंजेस वो लोग चाहते हैं। और वज्रयान की बात करें तो वो लोग तंत्र विद्या पर विश्वास करते हैं। तो महायान संप्रदाय का जो केंद्र है वो मथुरा था, ध्यान रखेंगे। महायान संप्रदाय का केंद्र मथुरा था, और ये मथुरा तो आपका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हीनयान, तो हीनयान संप्रदाय का जो केंद्र था वो था कौशाम्बी, याद रखेंगे कौशाम्बी। और बंगाल जो है ये वज्रयान, जो तंत्र मंत्र जादू टोना वाले थे ना, उनका जो केंद्र था वो वज्रयान था। तो ये चीज़ों को भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।